हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नैना खूबसूरत तो थी, लेकिन वो एक आंख से बहंगी थी, जिसकी वजह से उसकी शादी के लिए नैना के करोड़पति पिता राम सिंह अपने शहर में ये ऐलान करवाते हैं कि जो भी राम सिंह की बहंगी बेटी से शादी करेगा, उसे राम सिंह अपनी करोड़ों की संपत्ति में से आधा से ज्यादा हिस्सा देंगे। ऐसे में जब ये बात लोगों को पता चलती है, तो एक से एक सुंदर और सुशील लड़का उस स्वयंवर में शामिल होता है, लेकिन नैना को कोई पसंद ही नहीं आता। एक रोज स्वयंवर में एक राघव नाम का लड़का आता है, जो नैना से कहता है, राजकुमारी, मैं राघव, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है और आपको जैसा कि एक सुंदर, योग्य और आपकी तरह ही दिखने वाला महंगा लड़का चाहिए था, वो आपके सामने हाजिर है। इतना सुनने के बाद नैना राघव से कहती है, गुस्ताख, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुमने मेरे रूप का मजाक बनाया। ये सब सुनने के बाद उसे मंत्रियों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब कुछ समय बाद स्वयंवर में एक और आदमी आता है और वो नैना के सामने पेश होकर नैना से कहता है, सुंदरी, मेरा नाम करण कुमार है। मैं अभी आपके साथ स्वयंवर में शामिल होने आया हूँ। जैसे कि शर्त में था, आप ही की तरह होने वाला लड़का भी अमीर हो, वैसे ही मेरे पास सब कुछ है और आप मेरे साथ खुश रहोगी। मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारी एक आंख मेरी तरह महंगी है और तुम मेरे पिता की तरह अमीर हो। नैना इतना बोल ही रही होती है कि एक मंत्री उसकी आंख देखने के लिए आगे बढ़ता है और वो जब उस आदमी की आंख चेक करता है, तो देखता है कि उसने सिर्फ अपनी आंख पर समुद्री लुटेरों की तरह पट्टी लगा रखी होती है, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल ठीक ठाक होती हैं और इसे देखने के बाद उसे भी धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। अब नैना के पिता नैना से कहते हैं, नैना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें तुम्हारी तरह कोई अमीर लड़का मिलेगा। अब तक तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता आ चुका था, लेकिन जो तुम चाहती हो वो नहीं हो सकता। पिताजी, मैं तो बस उसी से शादी करूंगी जिसकी एक आंख मेरी आंख से मिलती हो। अब अगले दिन भी नैना का स्वयंवर जारी रहता है और इस बार तो एक अंधा आता है और वो नैना के सामने खड़े होकर नैना से कहता है, राजकुमारी, मैं दोनों आंखों से अंधा हूँ, लेकिन मैं आपकी आवाज सुन सकता हूँ। वाकई आप बहुत सुंदर हैं। तुम अंधे हो और मुझे अंधा नहीं चाहिए। मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसकी एक आंख मेरी आंख से मिलती हो। लेकिन मैं देख भी नहीं सकता, लेकिन मैं आपको रानी बना के रखूंगा। नैना इतने सुनने के बाद भी उसे अपने महल से बाहर निकलवा देती है, क्योंकि वो अंधा होने के साथ साथ एक गरीब भी था। ऐसे ही नैना के स्वयंवर में करीब 1 महीना बीत जाता है और नैना के साथ उसका परिवार भी इस स्वयंवर को लेकर बहुत परेशान हो चुका था। तभी नैना के पिता राम सिंह नैना से कहते हैं, नैना बेटी, स्वयंवर को काफी समय बीत चुका है और अब हमें ये स्वयंवर रोक देना चाहिए, क्योंकि अब मैं खुद तुम्हारे लिए विदेश जाकर तुम्हारे लायक वर ढूंढता हूँ। पिताजी, इतने दिनों में मुझे यहाँ एक ढंग का लड़का तो मिला नहीं। अब आपको विदेशों से मेरे योग्य लड़के कहाँ मिलेंगे? नैना के स्वयंवर के लिए ना सिर्फ नैना बल्कि उसके पिता भी परेशान थे। एक रोज नैना अपने बॉडीगार्ड के साथ मॉल में घूमने जाती है। जहाँ जाने के बाद जैसे ही नैना मॉल में बैठती है, तभी वो देखती है कि एक अंधा आदमी आता है और वो मॉल में मौजूद लड़की से कहता है, अरे जरा मुझे पेन मिलेगा? पेन, मुझे 2 करोड़ का चेक साइन करना था। और नैना ये सुनकर अपने बॉडीगार्ड को सामने से हटने का इशारा करती है, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि आखिर उससे ज्यादा अमीर कौन आ गया जो मॉल में 2 करोड़ का चेक साइन कर रहा है। तभी नैना देखती है एक सुंदर सा लड़का जो कि अंधा है, वो चेक साइन कर रहा है। ये देखकर नैना उस लड़के के पास जाती है और उससे कहती है, मुझे लगता है तुम पैसों से अमीर हो, क्योंकि तुम्हारी चप्पल तो 2 रंग की है, जो हम जैसे लोग वॉशरूम में इस्तेमाल नहीं करते। इतना सुनते ही वो लड़का नैना से कहता है, जी कहाँ है चप्पल? मैंने तो जूते पहने हुए हैं, आप ठीक से देखें। देखने की मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हें दिखाने की थी, वो मैंने दिखा दिया। अब सब समझ गए थे कि वो आदमी अंधा होने की एक्टिंग कर रहा था और नैना मॉल से बाहर निकलते हुए अपने बॉडीगार्ड से कहती है, इसे इतना मारो कि सच में ये आज के बाद देख ही ना पाए।
और नैना को रिझाने आए उस आदमी की सच में नैना के गार्ड्स बहुत धुलाई कर देते हैं। और अब जब नैना घर आती है तो वो देखती है कि उसकी कार का गेट जिसने खोला था वो दिखने में तो बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसकी एक आंख बहंगी थी, बिल्कुल नैना की तरह, जिसे देखकर नैना अपने गार्ड्स को वहां से जाने के लिए कहती है। और नैना कार से बाहर निकलकर उस कार ड्राइवर से कहती है, तुम कब से यहाँ पर काम कर रहे हो? मैडम, मैं अपने पिता की जगह पर आज ही काम पर आया हूँ। अच्छा, तो तुम अपने पिताजी की जगह यहाँ पर काम करने आए हो। अब ऐसे में नैना का दिल उस ड्राइवर पर तो आ जाता है, लेकिन नैना को किसी गरीब से शादी नहीं करनी थी। एक रोज राम सिंह नैना से कहता है, आज हम तुम्हारे लिए लड़का देखने जा रहे हैं, तुम भी साथ चलोगी? जी नहीं पिताजी, मुझे मॉल जाना है। नैना को तो उस ड्राइवर से प्यार होने लगा था, जिसके साथ वो बिना किसी काम के भी घूमने लगी थी। एक रोज नैना ड्राइवर से कहती है, सुनो, मुझे तुमसे पूछना था कि तुम्हारा नाम क्या है? जी मैडम, मेरा नाम रामू है। रामू, तुम आज से मेरे ड्राइवर हो। मुझे कहीं भी आना जाना हुआ तो तुम ही मेरे साथ आया जाया करोगे। अब धीरे धीरे रामू को भी नैना से प्यार होने लगता है, और नैना तो रामू से प्यार करती ही थी। अब ऐसे में नैना अपने पिता से ये बात नहीं कर सकती थी कि वो रामू से प्यार करती है। एक रोज राम सिंह अपनी बेटी नैना से कहता है, नैना, अब तो हमारा स्वयंवर पूरा हुआ, क्योंकि तुम्हारी तरह और पैसे वाला लड़का मुझे मिल गया है। अब राम सिंह अपनी बेटी की शादी की तारीख फिक्स कर देता है, और जल्द ही शादी का वो दिन भी आ जाता है, जिसका इंतजार न सिर्फ नैना को था बल्कि उसके पिता राम सिंह को भी था। अब जब दरवाजे पर बारात आती है तो नैना को लेने के लिए उसके पिता राम सिंह कमरे में जाते हैं, और वहाँ वो देखते हैं कि नैना है ही नहीं, और कमरे में एक चिट्ठी रखी हुई थी जिसमें लिखा होता है, पिताजी, मैंने आज जो कदम उठाया है वो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं रामू से प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे ये शादी छोड़कर जाना पड़ा। मुझे माफ कर देना। और मुझे ये भी पता है कि जिससे आप मेरी शादी करवाने वाले थे वो लड़का आपके दोस्त का बेटा है। मुझे माफ कर देना, आपकी नैना। अब ऐसे में जब राम सिंह को ये पता चलता है कि उसकी बेटी शादी के मंडप से भाग गई है तो वो गुस्से में बौखला जाता है, और अब वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि उसकी बेटी की शादी में बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। अब ऐसे में राम सिंह सभी से माफी मांगता हुआ कहता है, मैंने आप लोगों को जिसकी शादी में बुलाया वो आज हमारे बीच और अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं कि आखिर दुल्हन शादी के कुछ घंटों पहले कैसे मर सकती है। तभी कुछ समय बाद एंट्री होती है रामू और नैना की, जो कि शादी करके घर आते हैं, और ये नजारा देखकर हर कोई दंग रह जाता है। और राम सिंह अपनी बेटी से कहता है, आज मैं सबके सामने ये ऐलान करता हूँ कि मेरी बेटी मर चुकी है। और इसके बाद रामू और नैना राम सिंह की हवेली से अपने टूटे हुए घर में रहने लगते हैं, जो नैना की किस्मत में था, वरना तो नैना के लिए स्वयंवर तक रखवाया गया, वहाँ भी उसे कोई पसंद नहीं आया। अमीर घर से रिश्ता आया, लेकिन वहाँ भी कोई उसे पसंद नहीं आया, और अंत में उसे उसके ही ड्राइवर के बेटे से प्यार हो जाता है, और नैना उससे शादी कर लेती है। करिश्मा बहुत ही खूबसूरत और हसीन लड़की थी, जिसके हर लड़की की तरह अपनी शादी को लेकर कुछ सपने थे। उसका रिश्ता उसके बचपन में ही उसके पिता के दोस्त के बेटे नीरज से तय हो गया था। उसी से शादी के सपने संजोकर करिश्मा बड़ी हुई थी, और एक दिन उसकी माँ प्रज्ञा उसके कमरे में आकर उससे कहती है, करिश्मा, तेरा कॉलेज पूरा हो गया और नीरज भी अच्छी जॉब कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कि अब तुम्हारी शादी की बात आगे बढ़ा दी जाए। ठीक है मम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। इतने सालों रोके के बाद मैंने ना कभी उसे देखा न कभी उससे बात करी, जाने कैसा दिखता होगा। देख बेटी, देखा तो मैंने भी नहीं है, पर सुना है बहुत सुंदर है, और ये दिखता क्या होगा, तेरा होने वाला पति है, दिखते होंगे। ठीक है मेरी संस्कारी माँ, दिखते होंगे। जिसके बाद प्रज्ञा करिश्मा के कमरे से चली जाती है, और दोनों के घरों में शादी की बात चल जाती है, और भगवान की दया से शादी का मुहूर्त जून का निकलता है।
जिसके बाद शादी का दिन भी जल्दी आ जाता है और करिश्मा दुल्हन के जोड़े में सजी अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी उसकी सहेली सुमन उससे आकर कहती है, अरे क्या बात है करिश्मा, तू तो बहुत सुंदर लग रही है। अब क्या करूं, मैं तो हुई ही सुंदर, मैं तो पैदा ही सुंदर हुई हूँ, सुंदर ही लगूंगी ना। अच्छा चल ये बता, शादी के बाद तेरे मियाँ जी तुझे हनीमून पर कहाँ लेकर जाएंगे? हाँ यार, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। मुझे तो घूमना बहुत पसंद है और ठंडी जगह तो मेरी फेवरेट है। मेरा पति तो मुझे बाली लेकर गया था, सच में बहुत सुंदर जगह है वो। मुझे तो सोच कर चैन नहीं आ रहा। न जाने शादी के बाद सब कैसा होगा, न जाने मेरा पति मुझे हनीमून पर कहाँ ले जाएगा। मैं तो उसको बोल दूंगी मुझे ना वो मलेशिया लेकर जाए जहाँ सब जाते हैं, और किसी अच्छी सी जगह लेकर जाए। हाँ हाँ बोल दियो, चल अब नीचे चलते हैं, सब मंडप पर तेरा वेट कर रहे हैं। अपने ख्याली पुलाव बनाकर खाने के बाद करिश्मा तैयार होकर अपनी सहेली सुमन के साथ मंडप पर आती है और उसकी शादी नीरज से विधि विधान से हो जाती है। नीरज उसके ख्यालों जितना ही सुंदर था, जिस वजह से करिश्मा बहुत खुश थी। और ससुराल आने के बाद अगले दिन जब वो अपनी पहली रसोई में सबकी पसंद का खाना बनाती है और टेबल पर लगाती है, तो उसकी सास माया, ननद सुरुचि और पति नीरज खाने की टेबल पर नाश्ता करने बैठ जाते हैं। और नाश्ता करते हुए उसकी ननद सुरुचि उसे छेड़ते हुए कहती है, अरे भाभी, ये तो रस्में होती ही रहेंगी। बताओ हनीमून पे कहाँ जाना है आपको? हाँ बहू, बता ना कहाँ जाएगी? माँ जी, जहाँ भी आपको या इनको सही लगे। अरे इसमें लगना क्या है, हम कोई स्पेशल जगह ही जाएंगे, तुम चिंता मत करो। मैं कल ही हरिद्वार की 4 टिकट बुक कर देता हूँ, हम सब चलेंगे। इस गर्मी में मेरे पति मुझे विदेश तो छोड़ो ले जा भी रहा है तो हरिद्वार, वो भी पूरे परिवार के साथ। कहाँ फंस गई मैं। हाँ हाँ बेटा, हम सब साथ चलेंगे। माँ आप पागल हो, भैया भाभी का हनीमून है और आपको साथ जाना है। भैया आप 2 टिकट करवाओ और आप दोनों जाओ। और ये क्या हरिद्वार, किसी रोमांटिक जगह जाओ ना। आई लव यू मेरी ननद, अब से तुझे 2 रोटी फालतू दूंगी, तू ही है मेरी सगी इस घर में। आप भाभी को आगरा ले जाओ, रोमांटिक है और आप दोनों को अच्छा भी लगेगा। आज से तेरी रोटी पानी बंद। मेरा ससुराल मेरठ में है, यहाँ से आगरा दूर ही कितना है। अरे गर्मी का महीना है, शिमला तो भेजती। हाँ ठीक है, ये अच्छा है, मैं आगरा की अगले हफ्ते की 2 टिकट बुक कर देता हूँ। जिसके बाद नीरज एक्साइटेड होकर आगरा की 2 टिकट्स बुक करता है और करिश्मा बेमन से पैकिंग करने लगती है, क्योंकि वो नीरज की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद दिन बीतते हैं और नीरज और करिश्मा एक बस में आगरा के लिए चढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद बस तो चलती है, लेकिन बस का एसी नहीं और करिश्मा को पसीने आने लगते हैं और वो परेशान होकर नीरज से कहती है, आप इतनी खूबसूरत जगह लेकर जा रहे हो, कम से कम एसी वाली बस ही कर लेते। ये गर्मियों में हनीमून तो कुछ ज्यादा ही यादगार लग रहा है। अरे करिश्मा, बस में एसी है, लेकिन बस थोड़ा खराब है, कोई नहीं, एडजस्ट करो, थोड़ी देर की बात है। करिश्मा पूरे रास्ते पसीने पसीने हो जाती है और थोड़ी देर बाद दोनों अपने होटल पहुंचते हैं और होटल को बाहर से देखकर करिश्मा कहती है, चलो होटल तो अच्छा लग रहा है, कम से कम इस कड़ी धूप में जो ताजमहल देखने आए हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं देखूंगी। मैं तो मस्त नहा धोकर सोना चाहती हूँ। जब करिश्मा और नीरज अपने कमरे में जाते हैं, ये पानी है या उबलता हुआ पानी? इसमें से तो भाप निकल रही है। अरे मैं जल जाऊंगी, कैसे नहाऊं? अरे करिश्मा, ये आगरा है, यहाँ गर्मी है, धूप है बाहर, तो पानी क्या होटल वाले बर्फ डालकर ठंडा करेंगे? जो जैसा है नहा लो। करिश्मा नीरज को कोसते हुए नहा कर आती है और बाहर आकर बोलती है, नीरज आप जल्दी से एसी चला दो, मुझसे ये गर्मी झेली नहीं जा रही। एक्चुअली वो बात ये है कि। क्या बात है? अब ये मत कहना कि ये कमरा नॉन एसी है। हाँ करिश्मा, ये नॉन एसी है, इस पर अच्छा डिस्काउंट था तो मैंने बुक कर लिया। आप गर्मियों में हनीमून मनाने आए हैं या कंजूसी करने? आपने जरा सा भी नहीं सोचा मैं कैसे रहूंगी? करिश्मा ये कहकर पैर पसार कर सो जाती है और शाम के समय नीरज उसे जगाते हुए कहता है, उठ जाओ, तुम बहुत सोली, अब ताश देखने नहीं चलना क्या, वरना बंद हो जाएगा। मुझे नहीं जाना कहीं भी, आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं।
आपसे इतना नहीं हुआ कि मुझे एक ठंडी जगह ले जाते? अरे कम से कम गर्मियों में हनीमून तो ठंडा कर लेते। अरे बाबा, तो तुम आइडिया दे देती ना जब मैंने तुमसे पूछा था। मैं थोड़ा नादान हूँ, समझ नहीं पाया। सॉरी ना। उठो ना, तुमको मेरी कसम, ऐसे मत करो प्लीज, मुझे बुरा लगेगा। जिसके बाद करिश्मा अपने पति का उतरा चेहरा देखकर उठकर तैयार हो जाती है और नीरज और करिश्मा ताज देखने जाते हैं। उसके बाद अचानक ही मौसम में बदलाव आता है और हल्की ठंडक के साथ तेज बारिश आती है। करिश्मा आसमान की ओर बाहें फैलाए कहती है, वाह करिश्मा, चलो कुदरत ने ही अपना करिश्मा दिखा दिया, बारिश आ गई। अब तो इस गर्मी में हनीमून में राहत मिलेगी। नीरज भी बारिश में रोमांटिक होकर करिश्मा को गले से लगाता है और बारिश में उनके बीच के मन मुटाव भी धुल जाते हैं और दोनों ताज की खूबसूरती देखकर अपने होटल वापस आते हैं और होटल में कुछ प्यार भरे लम्हे साथ बिताते हैं। अगले दिन उन दोनों को वापस घर आना था। सुबह के समय करिश्मा पैकिंग करते हुए नीरज से कहती है, नीरज मुझे माफ करना, मैंने आपको बेकार में ही गर्मियों के हनीमून पर इतना सुना दिया, सब मेरी गलती है। इट्स ओके, तुम अब खुश हो ना, मेरे लिए यही बहुत है। जिसके बाद करिश्मा और नीरज दोनों पैकिंग करके बस अड्डे आते हैं और नीरज और करिश्मा उत्तराखंड की बस में चढ़ जाते हैं और बस में बैठते ही करिश्मा को एसी की ठंडी हवा लगती है। जिसके बाद करिश्मा नीरज से कहती है, नीरज, हमको मेरठ की बस में बैठना था, तो हम उत्तराखंड की बस में क्यों बैठे हैं? तुमको ऐसा नहीं लगता हम दोनों गलत बस में चढ़ गए हैं? क्योंकि मैं अपनी प्यारी बीवी को गर्मियों में हनीमून बनाने के लिए शिमला लेकर जा रहा हूँ। अब उसके लिए इतना तो कर सकता हूँ ना। करिश्मा ये सुनकर प्यार से नीरज को गले लगाकर कहती है, वाओ नीरज, सच में तुम कितने प्यारे हो। I really love you. I'm so lucky. करिश्मा का बोरिंग सैया उसे आगरा से शिमला लेकर जाता है और करिश्मा गर्मियों में अपने हनीमून को शिमला में मनाती है। तो दोस्तों, आपको घूमने के लिए कहाँ जाना पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पूनम अपने भाई की शादी के बाद अपनी भाभी को अपने घर में प्रवेश करवाती है और उसकी भाभी गीता अपनी भारी सी पायल को छन छन बजाती हुई घर के अंदर आती है। जिसके बाद पूनम सर दर्द से चक्कर खाकर वहीं गिर जाती है। पूनम एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी जिसे घर के कामों में महारत हासिल थी। वो सारे काम बखूबी करती, लेकिन उसके साथ एक मुद्दा था, वो ये कि उसे माइग्रेन था। वो थोड़ी सी भी ऊंची आवाज सुन लेती तो उसके सर में दर्द होने लगता। इसलिए ही उसके घर वाले भी सारे काम धीरे धीरे किया करते ताकि उसे दिक्कत ना हो। अब ऐसे में जब पूनम की भाभी गीता शोर मचाते हुए घर में आती है तो पूनम को चक्कर आना तो बनता ही था। जिसके बाद सब उसे उठाकर कमरे में ले जाते हैं और गीता अपनी ननद पूनम से पूछती है, क्या हुआ ननद जी, आपको चक्कर क्यों आ गए? आप ठीक है ना? बताइए, मैं डॉक्टर को बुलवा देती हूँ। भाभी अभी नई नई आई है, अगर इनको बोलूंगी कि इनकी पायल मुझे दिक्कत दे रही है तो खामखा बुरा न मान जाए। कोई बात नहीं, बाद में ही बता दूंगी इनको। कुछ भी तो नहीं भाभी, वो शादी की थकान थी ना, तो शायद चक्कर आ गया होगा, आप परेशान मत। वहीं पर पूनम के पास खड़ा पूनम का भाई गौतम कहता है, अरे पूनम, तूने तो हमें डरा ही दिया था, हमें लगा पता नहीं तुमको क्या हो गया। अच्छा, अब तुम यहाँ आराम करो, कुछ चाहिए हो तो बुला लेना। और तुम चलो गीता, हम भी बची हुई रस्में खत्म करते हैं और आराम करेंगे फिर। इतना कहकर गौतम और गीता पूनम के कमरे से जाने लगते हैं और गीता के जाने पर उसके पायल की छन छन की आवाज से पूनम को फिर से सर दर्द होता है, लेकिन वो सहन कर लेती है। समय बीतता है, अब जहाँ भी गीता जाती पूनम उससे दूर दूर रहती। एक दिन गीता, गौतम और गौतम के पिता अनिरुद्ध नाश्ते के टेबल पर बैठे होते हैं। तभी पूनम भी आकर नाश्ता करने लगती है और गीता कहती है, पूनम, मैंने देखा है कि तुम मुझसे दूर दूर रहती हो, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? आखिर बात क्या है, बताओ ना। भाभी आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, बस आप ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, शायद ये सच है और मैं कहीं ज्यादा ही सोच रही हूँ। अरे तुमने चावल तो लिए ही नहीं, रुको मैं रसोई से लेकर आती हूँ, स्पेशल बनाए हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद आएंगे। अरे यार, ये चलेगी तो मेरे फिर से सिर में दर्द हो जाएगा। अरे भाभी आप बैठ जाओ, मैं लेकर आती हूँ।
आप तकलीफ मत लो। पूनम, भाभी की बात मानो, मैंने बोला ना कि मैं लेकर आई, तुम रुको यहीं। इतना कहकर गीता रसोई में चली जाती है, जिसके बाद पूनम की भाभी की पायल फिर से पूनम के सर में दर्द करती है और ये देखकर अनिरुद्ध कहता है, जब तुझे गीता की पायल से परेशानी है तो तू उसे बता क्यों नहीं देती? इतना क्यों सहन कर रही है? तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। हाँ पूनम, ये गलत है। अगर तुझसे नहीं बताया जा रहा तो तू रुक, मैं अभी उसको बता देता हूँ। नहीं, आप दोनों को मेरी कसम है, कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। और भाभी नहीं है, उनका पायल पहनने का मन करता होगा, कुछ दिन की तो बात है। जिसके बाद पूनम की कसम के खातिर गौतम और अनिरुद्ध गीता को कुछ नहीं बताते, लेकिन पूनम का हाल अपनी भाभी की पायल की वजह से बेहाल था। जिसके बाद वो एक दिन अपने कमरे में रात के समय सोचती है, देख यार, तेरी भाभी की पायल तो तेरी जान लेकर ही मानेगी। इससे अच्छा तो यही है कि तू अपनी भाभी की पायल चोरी कर ले। वैसे भी रात को वो पायल उतार कर ही सोती होगी। यही मस्त आइडिया है, ना रहेगी पायल, ना बजेगी पायल। ओ वाह। और इतना कहकर पूनम अपने भाई भाभी के कमरे में चुपके से जाती है और भाभी के सरहाने रखी पायल को उठाकर अपने कमरे में ले आती है और अलमारी में छुपा देती है। अगली सुबह जब गीता अपनी पायल को गायब देखती है तो परेशान होकर पूनम से कहती है, मेरी पायल देखो पूनम, सुबह से मिल ही नहीं रही। ओह भाभी, आप कहीं रख कर भूल गई होंगी। कोई बात नहीं, मिल जाएगी। पर मुझे पायल पहनना बहुत पसंद है, मैं कैसे रहूंगी बिना पायल के? गीता उदास होकर किसी काम से मार्केट चली जाती है और पूनम घर में नाचते हुए कहती है, जियो पूनम जियो, भाभी की पायल ले ली, जियो रे पूनम। लेकिन पूनम ये नहीं जानती थी कि उसकी खुशी बस थोड़ी ही देर की है, क्योंकि जब वो ड्राइंग रूम में बैठी होती है तभी गीता और भी भारी छन छन के साथ घर में आती है और पूनम अपने कानों पर हाथ लगाकर कहती है, भाभी आप ये पायल कैसे? आपकी पायल तो खो गई थी ना? मुझे पायल पहनने का बहुत शौक है और उसके बिना मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अब मेरी पायल तो घर में ही होगी, मिल जाएगी। इतने में मैं एक और भारी पायल ले आई। मस्त है ना? रुको बजा कर दिखाती हूँ। इतना कहकर गीता पायल बजाती है और पूनम भाग जाती है तो गीता कहती है, अब इसको क्या हुआ? अब बेचारी पूनम के पास बस एक ही रास्ता था कि वो दूसरी पायल भी चुरा ले, और वो वही करती है। जिसके बाद अगले दिन जब गीता, पूनम, गौतम और गौतम के पिता अनिरुद्ध नाश्ते की टेबल पर बैठे होते हैं तो गीता कहती है, मुझे लगता है जैसे सीरियल किलर होता है ना, वैसे ही कोई सीरियल चोर आसपास घूम रहा है। आपको पता है इस घर में मेरी 2 जोड़ी पायल चोरी हो गई। जरूर पूनम का काम होगा। तो बेटी तो पायल पहने ही मत ना, चोरी नहीं होगी। छोड़ो गीता, अब जो हो गया उसे जाने दो। अब एक पायल की कंप्लेंट करवाना अजीब लगेगा, पुलिस भी हंसेगी, और पायल घर में ही मिल गई तो और अजीब लगेगा। हाँ, आप दोनों सही कह रहे हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं जो रोज नई पायल लाऊं, और कभी पायल के साथ मेरे पैर भी चोर काट ले गया तो? अरे नहीं। अच्छा ससुर जी, आप सबसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। बताओ ना बहू। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं घर में बोर हो जाती हूँ और मैं कुछ करना भी चाहती हूँ, तो क्या मैं घर में रहकर बच्चों को क्लासेस दे सकती हूँ? अरे क्या ही जरूरत है गीता, तुमको घर का इतना ही काम रहता है, क्यों मेहनत करना चाहती हो? रहने दो, आराम करो। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो? भाभी कुछ करना चाहती है तो हमको उनका साथ देना चाहिए, और आप उनको रोक रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। भाभी, आज की नारी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और आप घर में क्लासेस दे सकती हो, आपको कोई मना नहीं करेगा। हाँ बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम आराम से क्लास दो, ये तुम्हारा ही तो घर है। ठीक है, फिर मैं कुछ दिनों में सारी तैयारियां करके क्लासेस शुरू करती हूँ। कुछ दिन बाद जब पूनम अपने कमरे में पढ़ रही होती है तो उसे कुछ आवाज आती है, ता थई ता थई, ता थई ता थई। घुंघरू का शोर सुनकर जब पूनम कानों में रुई लगाए कर बाहर आती है तो देखती है कि गीता बच्चों को कथक सिखा रही है, वो भी मोटे घुंघरू पहनकर। उसे देखकर पूनम कहती है, भाभी प्लीज भगवान के लिए रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? अरे पूनम, मैंने बात की थी ना कुछ दिनों पहले कि मैं बच्चों को क्लासेस देना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने कथक में डिप्लोमा किया है, मैं इन्हीं क्लासेस की बात कर रही थी। और ये सब सुनकर पूनम से सहा नहीं जाता और वो गीता को सब बता देती है कि उसे माइग्रेन है, भाभी की पायल उसी ने चुराई थी। ये सब सुनकर गीता कहती है,
पागल, अगर ऐसा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं पायल नहीं पहनती और क्लासेस के लिए भी बाहर कोई घर किराए पर ले लेती। भाभी मुझे माफ कर दो, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी। आप नई तो आई थी इस घर में। एक शर्त पर माफ करूंगी, अगर तुम मेरी दोनों पायल वापस कर दो तो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।